हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है एमपी पुलिस का शिफ्ट फर्स्ट जो 2 नवंबर को हुआ उसका करने वाले हैं। शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए, अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कौन कौन आए हैं आज वाले शिफ्ट 1 में। ठीक ना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आया वो था कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ठीक ना दोस्तों, क्या आया था कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कि तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी क्या 31 मार्च 1913 को। ठीक ना। कब हुई थी, आधारशिला कब रखी, 31 यानी कब ये बनाने का आदेश हुआ गेटवे ऑफ इंडिया 31 मार्च 1913 को रखी गई थी और इसका जो निर्माण हुआ वो 1924 पर पूरा हुआ। ठीक है, पूरा कब हुआ 1924 में हुआ और आधारशिला कब रखी गई 1913 में। ठीक ना। इसका उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक, 31 मार्च 1913 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनेहम क्लार्क ने रखी थी। ठीक ना। डिजाइन की मंजूरी किसने, इसको जॉर्ज विटेट के अंतिम डिजाइन को अगस्त 1914 में मंजूरी दी गई थी। ठीक, पूर्ण निर्माण कहाँ, ये स्मारक का निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो यही वाला होगा। ठीक ना, निर्माण कार्य जब पूरा हुआ तो इसकी स्थापना हुई यानी 1924 में और उद्घाटन कब हुआ, वही 4 दिसंबर 1924 को। ठीक ना, 4 दिसंबर 1924 को वारसराय आर रेडी ने किया था। अगर पूछ ली गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ तो आप लोग बताइएगा मुंबई में। ठीक ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आया था ना, ये यहाँ पर लिखा है ना कि जो है यहाँ पर नहीं दिया तो ये लिखा है ना मुंबई, तो आप लोग समझ जाइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो मुंबई में है। ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों आया वो था कि पहला विश्व कप किस वर्ष और किस देश में हुआ। ठीक ना, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर थोड़ा खेल के बारे में भी ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक ना। तो आया था कि पहला विश्व कप किस वर्ष और किस देश में हुआ था, क्रिकेट विश्व कप। ठीक ना, तो पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था जिसे वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। ठीक ना, यह टूर्नामेंट प्रेडेशियल विश्व कप के नाम से भी जाना जाता है जिसमें 8 देशों ने भाग लिया था। फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था। ठीक ना, ये हुआ कब 1975 में, आप लोग जान ही गए। मेजबान देश कौन था, इंग्लैंड था, वो भी आप जान चुके हैं। विजेता कौन था, वेस्ट इंडीज था और उप विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया थे। ठीक ना। और फाइनल मैच का स्थान कौन था, लॉर्ड्स लंदन। ठीक ना, लॉर्ड्स स्थान पर हुआ था स्टेडियम में। ठीक है, मैचों का प्रारूप क्या, इस टूर्नामेंट में 60-60 ओवर के मैच खेले गए थे। ठीक ना, पहले जो है 50 में 60-60 ओवर के होते थे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आया वो था कि जो तवा जलाशय की मेगावाट क्षमता कितनी, जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, तवा जलाशय की जल विद्युत क्षमता जो है 13 मेगावाट ही, ये 2 इकाइयों में से प्रत्येक 6.5 मेगावाट। यह परियोजना मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी कहाँ पर है, देखिए नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर स्थित है। कहाँ, नर्मदापुरम जिले के तवा नदी पर स्थित है। ठीक ना। और देखिए कुल क्षमता कितनी है, 13 मेगावाट है और ये मतलब विद्युत उत्पन्न करती है कितना, 13 मेगावाट। इकाइयाँ 2 इकाइयों में होता है 6.55 के एकड़। ठीक ना, स्थान का मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक ना, तवा नदी पर। अगला प्रश्न जो आया दोस्तों 5 नंबर का है, एमपी लोक रंग उत्सव कौन करवाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए जो एपी लोक रंग उत्सव का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश के संस्कृत निदेशालय और जनजातीय संग्रहालय द्वारा किया जाता है। ठीक ना, ये इसका सही उत्तर क्या होगा, संस्कृति निदेशालय और मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय द्वारा किया जाता है। ठीक ना, यह उत्सव हर साल गणतंत्र दिवस पर भोपाल में आयोजित होता है और यह भारत की समृद्ध जनजाति और लोक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आयोजक कौन है, ये आयोजक हमसे पूछ रहा था, तो संस्कृति निदेशालय और मध्य प्रदेश के जनजाति संग्रहालय। ठीक ना, इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन का ये होगा। ठीक, स्थान क्या है ये कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक ना, आइए उद्देश्य देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य इसका है दोस्तों कि भारत की पारंपरिक और लोक कलाओं को बढ़ावा देना और संरक्षित रखना। ठीक ना, और कब होता है ये, हर साल 26 जनवरी से शुरू होकर 5 दिनों तक चलता है। ठीक ना,
ये चीज़ आप भी लोग ध्यान रखिएगा, शायद ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने 6 नंबर का, देखिए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, दोस्तों लिखा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता का कार्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन के पहले अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थिति जब नहीं होती है लोकसभा के अध्यक्ष की, तब वो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक ना, और देखिए राज्यसभा के जो उपसभापति, यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तब कौन करता है उसकी अध्यक्षता? तो फिर राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो अध्यक्षता करते हैं। ठीक ना, अब दोस्तों अगला प्रश्न रहा आपके सामने कि बुकर पुरस्कार, कौन सा बुकर पुरस्कार 2012 में किसे प्रदान किया गया था? तो 2012 में मैन बुकर पुरस्कार हिलेरी मेंटल को, ठीक ना, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा। ठीक, हिलेरी मेंटल को उनके उपन्यास किस पर ब्रिंग ऑफ द बंडिज के लिए प्रदान किया गया था। यह उनकी दूसरी बुकर जीत थी। यह दोस्तों जो थॉमस क्रॉमवेल त्रयी का दूसरा खंड है। ठीक ना, विजेता कौन थे? हिलेरी मेंटल हैं। उपन्यास कौन था? ब्रिंग ऑफ द बंडीज। पुरस्कार कौन था? मैन बुकर पुरस्कार था। और देखिए पुरस्कार की पृष्ठभूमि देख लीजिए थोड़ा कि यह उनकी पहली जीत थी। ठीक ना, 2009 में वुल्फ हॉल के बाद दूसरी ये जीत थी। इस जीत के बाद वे 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि खुशवंत सिंह, ठीक ना, खुशवंत सिंह की आया था कि खुशवंत सिंह की कौन सी किताब नहीं है? ठीक ना, पेपर में आया है कि खुशवंत सिंह की कौन सी किताब निम्न में से नहीं है, लेकिन हम उनकी किताबों को अगर हमें उनकी किताबें पता है तो उनमें से जो नहीं होगी दोस्तों पता ही होगी। ठीक ना, तो आइए हम उनकी किताबों को जान लेते हैं। ठीक ना, उसके अतिरिक्त जो और किताब आएंगी वो उनकी किताब नहीं होंगी। ठीक ना, तो देख लीजिए खुशवंत सिंह ने कई किताबों को लिखे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ट्रेन टू पाकिस्तान है। कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान, जो भारत के विभाजन पर आधारित है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां में सिखों का इतिहास, द कंपनी ऑफ वुमेन और दिल्ली नावल शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मकथा ट्रूथ, लव एंड लिटिल माइलिस भी लिखी थी। आइए जो पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के विभाजन के दौरान पंजाब में हुई घटनाओं पर आधारित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक ना, कहाँ पर? भारत के विभाजन के समय जो पंजाब में घटना हुई थी वो उस समय की बात है। ठीक ना, ये ट्रूथ, लव एंड लिटिल माउलिस ये क्या है? उनकी आत्मकथा जिसमें उनके जीवन के अनुभवों का वर्णन है। ठीक ना, सिखों का इतिहास पर लिखी गई 2 खंडों वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक, और देखिए द कंपनी ऑफ वुमेन 1999 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है ना, दिल्ली ऑफ नावल ये 1990 में प्रकाशित हुई थी। ये दिल्ली शहर पर आधारित एक उपन्यास है। ठीक है, और इनकी पुस्तकें थी जैसे आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल जो 1959 में प्रकाशित हुई थी, द साइनेट क्लब 2010 में प्रकाशित हुई थी, और व्यंग्यात्मक निबंधों संग्रह भी उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक ना, तो दोस्तों ये जितनी भी रचनाएं थी उनकी, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी होंगी वो खुशवंत सिंह की पुस्तक नहीं होंगी। ठीक ना, रचनाएं नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अंतर होता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यानी ग्रीष्म ऋतु जो तापमान में अंतर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है ये बताना दोस्तों आपको। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा जो तापमान का अंतर होता है वो थार रेगिस्तान और भारत के मध्य उत्तरी भागों में होता है, जहाँ रेत जल्दी गर्म होती है और ठंडी होती है, जिसमें दिन और रात तापमान बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, राजस्थान के बारे में थोड़ा देखिए, क्योंकि राजस्थान में थार रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। ठीक है, कारण क्या है कि रेतीली ज़मीन तेज़ी से गर्म और ठंडी होती है, जिससे दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर आता है। उदाहरण थोड़ा देख लीजिए, कुछ भागों में दैनिक तापमान का अंतर 18 डिग्री तक हो सकता है। ठीक ना, अन्य क्षेत्र देख लीजिए जैसे भारत के उत्तरी और मध्य भागों में भी ये अंतर अधिक होता है, खासकर गर्मी के लहरों के दौरान। ठीक ना, जैसे कि ये मध्य प्रदेश इधर नीचे वाला इलाका। ठीक है, और
जो है कि इसका कारण क्या है कि महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ये क्षेत्र समुद्र से दूर हैं और यहाँ की ज़मीन जल्दी गर्म होती है और तेज़ी से ठंड भी होती है, ठीक ना। और तटीय और दक्षिण प्रद्वीपीय क्षेत्रों में समुद्र के माध्यम प्रभाव के कारण गर्मियों में अधिकतम तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि उत्तर और बोली जो है, ये भाषा जो बोली उत्तर मध्य एमपी में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक ना। तो ये बताना था। तो देखिए, उत्तर और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है, ठीक ना। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कई क्षेत्रीय भाषाएं भी प्रचलित, जिनमें से बुंदेली, बघेली, ठीक ना, पूर्वी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और मालवी शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी मुख्य रूप से भाषा है, ये बता दिया था। और अन्य बोलियां जैसे अवधी, भोजपुरी, ये सब उत्तर प्रदेश के। देखिए, हिंदी कहाँ बोली जाती है? ये दोनों राज्यों की आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हिंदी। कहाँ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, पास। और बुंदेली जो है यह मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों में, साथ ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिलों में बोली जाती है। बघेल जो है यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। मालवी जो है यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने ये कि विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो कितनी है दोस्तों? 230 हैं, ठीक ना। कितनी है? 230 विधानसभा सीटें। कहाँ ये? अच्छा, ये जो विधानसभा सीटें पूछ रहा है ये मध्य प्रदेश की, ठीक ना दोस्तों, ये ध्यान रखें। ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो कितनी है? 230 है। तो देखिए, विधानसभा की गद्दी जो मतलब राज्य है वो राजधानी भोपाल में है। यह भोपाल शहर के अरेरा पहाड़ी इलाके में राजधानी परिसर केंद्र में स्थित है। ये भव्य एक इमारत है, विधान भवन में स्थित है। विधान भवन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यदि इसे उससे पहले भंग न किया जाए तो वर्तमान में इससे 230 सदस्य शामिल हैं, जो सीधे एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाते हैं। 16वीं विधानसभा में महिला निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? 27 थी। एक चीज़ दोस्तों आप याद रखना कि जो मध्य प्रदेश का सदन का प्रकार हो एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक कहने का तात्पर्य आप समझिए कि एक सदनात्मक का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे क्या है कि जैसे संसद में होता है, जैसे कि कार्यपालिका में मतलब केंद्र और राज्य होता है, उसी तरह जैसे कि राज्य में होता है, ठीक, राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, ठीक ना। तो ये क्या है? विधान परिषद और विधानसभा, ये दो मतलब अलग अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पर केवल क्या मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में केवल क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक ना। जब एक सदनात्मक होती है तो केवल विधानसभा होती है। अगर जब द्विसदनात्मक होती है जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह है तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, खजुराहो महोत्सव, ठीक ना। तो खजुराहो महोत्सव के बारे में आया था दोस्तों। खजुराहो महोत्सव बार बार पूछ रहा है तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि पहले दिन भी आया था, ठीक है। तो खजुराहो महोत्सव भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक वार्षिक सप्ताह भर का प्रश्न आया था कि कितने दिन का होता है, तो कितने का? सप्ताह भर का, ठीक ना, चलने वाला उत्सव है जो जगमगाते खजुराहो मंदिरों की पृष्ठभूमि में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों का उत्सव मनाता है, ठीक ना। राज्य के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसी शैलियों का प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध नर्तक शामिल होते हैं। 2025 का यह महोत्सव 2026 फरवरी तक चलेगा। यह एक सप्ताह तक चलने वाला संस्कृत उत्सव है जिसमें चित्रगुप्त मंदिर जैसे स्थानों पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं। यह जनता के लिए निःशुल्क है, ठीक है ना। और इसकी बात देख लीजिए, प्रमुख विशेषता क्या? फोकस कहाँ पर है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्सव जिसमें विभिन्न नृत्य शैलियों की समृद्धि पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक ना। स्थान कहाँ पर है? खजुराहो में। विशेष रूप से चित्रगुप्त और विश्वनाथ मंदिरों सहित मंदिरों के सामने एक खुले सभागार में आयोजित किया जाता है, ठीक ना। और समय क्या है? आमतौर पर फरवरी में एक सप्ताह के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2025 का उत्सव 2026 तक फरवरी तक चलेगा, ठीक ना। 25-26, ठीक। और प्रदर्शन देखिए, इसमें कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियों के प्रमुख कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाती है, ठीक ना। आयोजन कहाँ? मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित, ठीक।
आइए दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न है, आकांक्षी जिला परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है? एक ऐसा प्रश्न है, ठीक ना। क्या है कि आकांक्षी जिला परियोजना, देखिए ये किसके द्वारा शुरू की जाती है? ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की जाती है। किसके? भारत सरकार द्वारा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो यह जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के देश के 27 राज्यों में, ठीक ना, 112 आकांक्षी जिलों के तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलने के मिशन के साथ शुरू किया जा गया है था। आकांक्षी जिलों का उन जिलों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो खराब सामाजिक और आर्थिक संकेतों से प्रभावित है, ठीक ना। देखिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले भारत जैसे विविध देश को राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक समावेशी कार्यक्रम की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर विकास का सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहले शुरू की गई और आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP उनमें से एक है, ठीक ना। 15 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा प्रश्न आया कि मंगल, देखिए ये ग्रह से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आप जो है इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना। मंगल ग्रह दिन में गुलाबी क्यों दिखाई देता है, ठीक ना, ऐसा प्रश्न आया। तो देखिए मंगल ग्रह दिन के समय गुलाबी दिखाई देता है क्योंकि इससे पतले वायुमंडल में लोहे की जंग जैसे कण धूल के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक। ये कण सूर्य की रोशनी को बिखेरते हैं जिससे कि का आकाश जो है गुलाबी एवं लाल दिखाई देता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार जैसे लोहे में जंग लगने पर होता है, हालांकि सूर्योदय के समय जब प्रकाश को अधिक धूल से गुजरना पड़ता है तो आसमान का रंग नीला दिखाई देगा, ठीक ना। धूल का देखिए, धूल के कारण मंगल ग्रह की सतह पर लौह ऑक्साइड, ठीक ना, जंग की प्रचुर मात्रा जब यह धूल हवा में फैल जाती है तो यह सूर्य के प्रकाश को बिखेर देती है, जैसे आसमान में गुलाबी दिखाई देता है, ठीक ना, ऐसा होता है। सतह का देखिए रंग क्या है, सतह पर मौजूद इस जंग की वजह से ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दिन और सूर्यास्त के समय का अंतर, पृथ्वी के विपरीत देखिए मंगल ग्रह पर दिन समय जो है आकाश गुलाब होता है जबकि सूर्यास्त के समय नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य की रोशनी को वायुमंडल मौजूद धूल के कणों में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जो नीले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और सूर्य के आसपास के क्षेत्र में नीला प्रकाश बिखेरते हैं, ठीक। वित्त मंत्री, अब देखिए 16वां नंबर प्रश्न है कि वित्त मंत्री पहली महिला पूर्णकालिक कौन है, ठीक ना। तो निर्मला सीतारमण है, ठीक ना। का राजनीतिक सफर जो है ऐतिहासिक भूमिकाएं देख लीजिए कि सीतारमण ने 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनकर इतिहास रच दिया। इससे पहले उन्होंने 2017 से 2019 तक भारत की रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्णकालिक आधार पर यह पद संभालने वाली पहली महिला बनी, ठीक ना। यानी अगर पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक कौन थे, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो कौन है, निर्मला सीतारमण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का दिया है कि 1960 में नोबेल पुरस्कार किससे मिला, ठीक ना। एग्जैक्टली पता नहीं था किस चीज़ में मिला था, तो आप लोग जो है इसको मतलब जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनको हम सभी को बता दे रहे हैं। तो आप जितने नोबेल पुरस्कार अभी मिले आप लोग इसको भी पढ़ लेना, ठीक ना। 1960 में कई वैज्ञानिक और साहित्यकारों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक ना। चिकित्सा के लिए सर फ्रैंक मैकफार्लेन बर्नेट और सर पीटर ब्रायन मेडावर को संयुक्त रूप से भौतिकी के लिए डोनाल्ड एवं ग्लेसर को, रसायन विज्ञान के लिए विलार्ड एवं लिबी को, साहित्य के लिए सेठ जॉन पर्सी को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक ना। 1960 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लीजिए आप लोग। चिकित्सा सर फ्रैंक, देखिए सर फ्रैंक मार्लिन और बर्नेट और सर पीटर ब्रायन मेडावर अर्जित प्रतिरक्षा संयोजकता की खोज के लिए, ठीक है। भौतिकी के लिए डोनाल्ड एम ग्लेसर, यानी इस किस चीज़ के लिए, यानी उन्होंने कण की गति को ट्रैक करने के लिए बबल चैम्बर का आविष्कार करने के लिए मिला, ठीक। रसायन में किनको मिला, विलार्ड एम लिब्बी को, यानी कार्बन-14 का उपयोग करके आयु निर्धारण की विधि का विकास के लिए इनको मिला था, ठीक ना। साहित्य में सेंट जॉन पर्स को मिला, किस चीज़ के लिए, उनकी काव्यात्मक और कल्पनाशील साहित्यिक शैली के लिए मिला था। शांति का किसको मिला, तो अल्बर्ट लूटली को मिला, ठीक ना। अल्बर्ट लूटली को मिला 1961 में। 1960 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि उस वर्ष कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक।
तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, ठीक ना। तो अभी शिफ्ट के लिए इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। अगली शिफ्ट के लिए हम शाम को वीडियो बनाएंगे, उसमें से जो क्वेश्चन एक दो छोटे भी होंगे तो अगली वाली शिफ्ट में हम सबको शामिल कर देंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।